हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप आपका सीएस प्रोफेशनल का एमसीएस मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़ का पेपर एग्जाम्शन के साथ क्लियर कर सकते हो और कैसे एमसीएस को आप एग्जाम्शन के साथ क्लियर करके आपका सीएस प्रोफेशनल ऑल इंडिया रैंक के साथ क्लियर कर सकते हो। सीएस प्रोफेशनल के टोटल 9 सब्जेक्ट्स होते हैं और वो 9 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट ओपन बुक होता है। तो अगर आप सही से स्ट्रेटेजी बना के ये ओपन बुक सब्जेक्ट के 200 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो तो आपके जो 7 दूसरे डिफिकल्ट पेपर है उसमें ये एक्स्ट्रा मार्क्स सेट ऑफ में आपको हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लाना है तो ये 200 में से अगर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर सकते हो तो आपका ऑल इंडिया रैंक आने का चांसेस भी ज़्यादा हो जाता है। ये 2 ओपन बुक सब्जेक्ट्स में से आज ये वीडियो में हम स्पेसिफिकली एमसीएस के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपके साथ टोटल 12 स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो यूज़ करके आप आपका एमसीएस के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और यही स्ट्रेटजी यूज़ करके मैंने एमसीएस में ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे और क्योंकि मेरे एमसीएस में अच्छे मार्क्स थे तो मेरे को इवेंचुअली उससे हेल्प हुआ सीएस प्रोफेशनल ऑल इंडिया रैंक के साथ क्लियर करने के लिए। और ये वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि ये वीडियो में मैंने वो सारी स्ट्रेटजीज़ बताई है और सारे डाउट्स बताए जो भी स्टूडेंट्स के होते हैं ओपन बुक एग्जाम के रिलेटेड। वो सारे डाउट्स के मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताए हैं जहाँ पे भी पॉसिबल है, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। बट वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देखोगे तो आप वही स्ट्रेटजी यूज़ कर पाओगे आपके एग्ज़ाम में एमसीएस के पेपर में। तो अब मैं सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये वीडियो में क्या क्या कवर्ड होगा। मतलब जो 12 पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाला है वो कौन से 12 पॉइंट्स है वो एक यहाँ पे आप समरी देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कब आपको एमसीएस पढ़ना स्टार्ट करना है। मतलब आपके प्रोफेशनल में टोटल 9 सब्जेक्ट्स है तो पहले पढ़ना है एमसीएस बाद में पढ़ना है या कब पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगा। और ये कब पढ़ना है उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा कि कितना अच्छे से आप आपके माइंड में रिटेन कर पा रहे हो बिफोर एग्जाम्स। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसा करना है। उस टाइम मैनेजमेंट इस चीज़ के लिए ताकि आप पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। कितने लोग का 100 मार्क्स का कंप्लीट ही नहीं होता है क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन में लग जाता है। सपोज कोई क्वेश्चन आया जिसका आपको आंसर मिल ही नहीं रहा है मॉड्यूल में तो उसी में वो आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं और उसके चक्कर में उनका 50, 60, 70, 80 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट हो पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है ओपन बुक में और यही ये पेपर का पर्पस है कि कितना इफेक्टिवली आप टाइम मैनेजमेंट करके प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितना लिखना है। जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट का तो स्टूडेंट्स को पता होता है कि कितना लिखना है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव क्लियर करके आया है। बट एमसीएस में लोगों को कन्फ्यूजन होता है। टू बी ऑनेस्ट जब मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे नहीं समझता था कि कितना लिखना है क्योंकि मॉड्यूल में वो केस स्टडी 3-4 पेज का होगा तो हमको एग्जैक्टली कितना लिखना है आंसर शीट में वो मैं आपको बताऊंगा। फिर फोर्थ में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आपके मॉड्यूल में टेक्स्ट मार्क करना है और उसका क्या यूज़ होगा आपके एग्जाम में। फिर मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ मास्टर इंडेक्स। तो इसमें मास्टर इंडेक्स का एक कंसेप्ट होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा मेरा स्क्रीन शेयर करके। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस आंसर करना है। मतलब 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपका एमसीएस का पेपर। फर्स्ट है 40 मार्क्स का केस स्टडी और बाद में 60 मार्क्स के 10-10 केस लॉस है। तो ये इसमें कौन से सीक्वेंस में आपको पहले आंसर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 7th में आपको बताऊंगा जो सैम्पल केस स्टडी है जो हमारे इंस्टीट्यूट ने ICSI ने ही इश्यू किया है उसका इंपॉर्टेंस और उसको आप कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है। फिर 8th में आपको बताऊंगा कि ICSI ने जो न्यू सप्लीमेंट इश्यू किया है स्पेशली फॉर एमसीएस उसको यूज़ करके आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हर अटेम्प्ट में ICSI ये सप्लीमेंट इश्यू करता है मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद 9th में आपको बताऊंगा मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हम क्या सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर लें। मतलब सपोज कोई केस स्टडी आया है जो अब हमको मिल गया है मॉड्यूल के अंदर तो क्या मैं सेम चीज़ उठा के कॉपी पेस्ट कर दूं मेरे आंसर पेपर में। तो इसका मैं आंसर आपको बताऊंगा कि इसके आपको कैसे डील करना है। फिर 10th में आपको बताऊंगा कि ICSI गाइडलाइन आंसर्स यूज़ करके आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो आपके पेपर में। फिर 11th मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम हॉल में आपको कौन सा स्टडी मटेरियल कैरी करना है और क्या क्या चीज़ है जो आपको कैरी करनी है। ये बहुत ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये डाउट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बाई चांस अगर आप कोई ऐसा मटेरियल भूल गए जिसमें से क्वेश्चन आ गया तो आपका एक मटेरियल की वजह से पूरा 6 महीने का अटैम्प्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली क्या क्या लेके जाना है। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है ओपन बुक पेपर में कि एग्जैक्टली हम क्या क्या लेके जाए। फिर 12th में आपको बताऊंगा कि पूरा एमसीएस का जो सब्जेक्ट है वो आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज करना है। तो ये एक समरी था 12 पॉइंट्स का जो हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको MCS का पढ़ाई कब स्टार्ट करना चाहिए। मतलब CS प्रोफेशनल में टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं, तो MCS कब पढ़ना चाहिए, सबसे पहले, सबसे एंड में, या फिर बीच में कहीं पे और। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने पहले पूरे 8 सब्जेक्ट्स का पढ़ाई कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद लास्ट में MCS का पढ़ाई किया था। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि क्यों आपको MCS का पढ़ाई लास्ट में करना चाहिए। पहले 8 सब्जेक्ट्स का पढ़ाई कंप्लीट कर लेना चाहिए और MCS का पढ़ाई लास्ट में करना चाहिए। उसका लॉजिक ये है कि MCS में आपको कुछ याद नहीं करना। जैसे बाकी जो सब्जेक्ट्स है जिसके आप एग्जाम देते हो उसमें आपको बाय हार्ट याद करना पड़ता है क्योंकि आपको वो लिखना है, बट MCS में आपको याद नहीं करना है क्योंकि आपके सामने मॉड्यूल ओपन होगा, उसी मॉड्यूल के अंदर आंसर होगा, बस आपको वो लिखना है आपके आंसर पेपर में। इसलिए आपको याद नहीं करना होता है, आपको बस गो थ्रू करना है सारे केसेस को और जो भी आपने लेक्चर्स लिए उसको आपको देखना है। तो इसमें जितना आप ये सब्जेक्ट को लास्ट में पढ़ोगे एग्जाम के पहले, उतना आपके माइंड में सारे फैक्ट जो है, इतने सारे केसेस के फैक्ट्स है, वो थोड़े फ्रेश होंगे। और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आप जो भी केस होगा वो देखोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये केस के फैक्ट्स क्या है और आपके MCS के मॉड्यूल में ये केस कौन से पार्ट में है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लो कि आपने सबसे पहले MCS के साथ स्टार्ट किया, आपका सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट MCS ही था, वो आपने पढ़ के कंप्लीट कर दिया और उसके बाद आपने और 8 सब्जेक्ट्स का पढ़ाई किया। अब वो 8 सब्जेक्ट में आपने बहुत कुछ याद किया होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो ओपन बुक एग्जाम नहीं है, MCS ओपन बुक है, बट बाकी में तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये जो गैप होगा, मतलब पहले आपने अगर MCS पढ़ा और एग्जाम में, मतलब टोटल 6-7 मंथ्स का अप्रॉक्सीमेटली गैप होगा, वो गैप में आप इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करोगे बाकी सब्जेक्ट का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब आप एग्जाम पेपर में बैठो तो आपको तुरंत ना याद आए कि आपने कौन सा केस पढ़ा था, वो केस कौन से पार्ट में मॉड्यूल के। क्योंकि MCS में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको बस एकदम ध्यान से उसको गो थ्रू करना है, आपके जो भी लेक्चर्स है वो कंप्लीट करना है। तो जितना आप इसको एंड में करोगे उतना सारा फैक्ट्स आपके माइंड में फ्रेश होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखोगे वैसे ही आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये कौन से पार्ट में से आया है, जो टोटल 8 पार्ट्स है वो कौन से पार्ट में से आया है और उसमें भी पर्टिकुलरली ये केस के क्या क्या फैक्ट्स है वो आपको एकदम तुरंत याद आ जाएंगे अगर आपने एग्जाम के थोड़े ही टाइम पहले पढ़ा होगा। तो ये लॉजिक है कि क्यों आपको MCS एकदम लास्ट में पढ़ना चाहिए। आप आराम से पहले आपके 8 सब्जेक्ट का पढ़ाई कंप्लीट कर लो और लास्ट में आप MCS पढ़ो। और वैसे भी जब तक आपका 8 सब्जेक्ट का पढ़ाई कंप्लीट हो चुका होगा, आपका माइंड पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होगा। आप रिलेट कर पा रहे हो, अगर आपका एग्जाम जून में है तो 8 सब्जेक्ट पढ़ के वैसे भी हमारे माइंड में इतना एनर्जी नहीं होता कि वो और कुछ नया पढ़ सके, बट MCS में आपको नया नहीं पढ़ना है, आपको बस गो थ्रू करना है। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा कि पहले जो आपका माइंड फ्रेश है, जब भी ज़्यादा कंटेंट आपके माइंड में नहीं है तभी याद करने वाली चीज़ें पढ़ लो और फिर लास्ट में MCS पढ़ के ख़त्म करो आपके 9 सब्जेक्ट्स। अब जो सेकंड पॉइंट है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से ऑर्डर में आपका MCS का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। आपका जो MCS का क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले पार्ट में एक बहुत बड़ा पैसेज होगा और वो पैसेज के बाद 4 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स ईच के, और वो पैसेज के बेस पे आपको उसका आंसर लिखना है। और जो दूसरा पार्ट होगा वो केस लॉस होंगे, 6 मार्क का केस लॉ होगा, वैसे टोटल 10 केस लॉ होंगे। तो टोटल 40 मार्क्स का आपका केस स्टडी होगा और 60 मार्क्स का केस लॉस होगा। और जो केस लॉस होंगे उसका आंसर आपको डायरेक्टली मिलेगा मॉड्यूल में, बट जो केस स्टडी होगा उसका आंसर मॉड्यूल में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको उसमें माइंड यूज करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, जो पार्ट 2 होता है उसका आंसर तो डायरेक्टली मिल जाएगा मॉड्यूल से, बट जो पार्ट 1 होता है ना वो डायरेक्टली आपको एज इट इज नहीं मिलेगा मॉड्यूल में। उसमें आपको आपका माइंड यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके, और आपके पास जो नॉलेज है वो यूज करके आंसर्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि वो कोई जनरल टॉपिक के रिलेटेड होगा। एग्जाम्पल मैं आपको मेरे खुद के अटैम्प्ट का बताता हूँ। जो मेरा अटैम्प्ट था उसमें ये जो 40 मार्क्स वाला पैसेज था वो एक केस स्टडी था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर। तो ये मॉड्यूल में कहीं पे भी नहीं था, इसमें खुद का माइंड यूज करना था, नॉलेज यूज करके लिखना था। तो ये केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है बिकॉज उसमें आपको माइंड यूज़ करना है, ना कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो इसीलिए आपको पार्ट 2 अटैम्प्ट करना चाहिए जिसमें 10 केस लॉस होंगे 6 मार्क्स ईच के। वो आपको पहले अटैम्प्ट करना चाहिए क्योंकि उसका आंसर रेडीली आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा। और एक बार आपका पार्ट 2 पूरा कंप्लीट हो जाता है 60 मार्क्स का, फिर जितना भी टाइम बचता है वो पूरा टाइम आप 40 मार्क्स के लिए एलोकेट कर सकते हो। क्योंकि ये जो 40 मार्क्स होते हैं वो बहुत स्कोरिंग होता है, उसमें आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा। तो वो स्कोरिंग है बट उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए पहले पार्ट 2 अटैम्प्ट करो, उसको फटाफट कंप्लीट कर लो। कितना टाइम देना है वो मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा। और पार्ट 2 हो जाता है उसके बाद पार्ट 1 अटैम्प्ट करना, जिसमें आप आराम से पूरा 40 मार्क्स के आंसर्स लिखोगे आपका माइंड यूज़ करके। अब आता है थर्ड पॉइंट पे और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप आपका टाइम मैनेज करके सही से पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो।
ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से नोट करना चाहिए, क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का 100 मार्क्स का पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ 70, 80, 90 मार्क्स का अटेम्प्ट हो पाता है। मेरे खुद के एग्जाम हॉल में इतने सारे स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम हॉल में ही रोने लगे थे, क्योंकि उनका पेपर ही पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। एक ऐसा क्वेश्चन में वो फंस गए थे जो उनको नहीं मिल रहा था, और वो ढूंढते ही जा रहे थे, उसके चक्कर में बाकी के क्वेश्चन उनके कंप्लीट नहीं हो पाए। तो ओपन बुक सब्जेक्ट जो होता है उसमें टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ट्रस्ट में अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। जनरली क्या होता है कि जो 6 मार्क वाले केस लॉस होते हैं टोटल 60 मार्क्स के, उसमें कोई स्टूडेंट को अगर एक केस लॉ नहीं मिल रहा है मॉड्यूल में बाई चांस फॉर एनी रीजन, तो वो क्या करता है, उसको ढूंढते ही जाता है और इतना टाइम वेस्ट कर देता है वो 6 मार्क के लिए कि उसका बाकी का जो 40 मार्क्स वाला सेक्शन है वो छूट जाता है, या फिर जो 60 मार्क्स वाले केस लॉ है वो छूट जाता है। इसके वजह से वो 100 मार्क्स का पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। ऐसा सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आपको पहले से ही आपका जो टाइम है वो 2 कैटेगरी में बाइफरकेट करना चाहिए। मतलब आपके पास टोटल 3 आवर्स रहेंगे, वो 3 घंटे को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक कैटेगरी होगा जिसमें आपको 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है केस लॉस, और दूसरा कैटेगरी होगा जिसमें आपको केस स्टडी अटेम्प्ट करना है 40 मार्क्स का, जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको वही टाइम बाइफरकेशन बताता हूँ जो मैंने खुद यूज़ किया था मेरे पेपर में। तो जो फर्स्ट आप अटेम्प्ट करोगे 60 मार्क्स का, उसमें आप मैक्सिमम 1 आवर 45 मिनट एलोकेट करना। 1 आवर 45 मिनट के बाद जैसे ही नेक्स्ट मिनट होता है, अगर आपका कुछ भी बचा है तो उसको साइड में रख दो, और अगर उसके पहले ही कंप्लीट हो जाता है तो सबसे बेस्ट है। 1 आवर 45 मिनट आप पार्ट बी के लिए रखो जो 60 मार्क्स का है, और 1 आवर 15 मिनट्स आप केस स्टडी के लिए रखो। आप पहले से ही क्लियरली बाइफरकेट कर लो ये टाइम को, क्योंकि ऐसा होगा कभी कभी कि अगर कोई केस नहीं मिलेगा तो आप उसको ढूंढते ही चले जाओगे, बट ऐसा मत करो। 1 आवर 45 मिनट फिक्स्ड रखो जो 60 मार्क्स है उसके लिए। जैसे ही नेक्स्ट मिनट होता है आप वो पार्ट को छोड़ दो और 40 मार्क्स का लिखना स्टार्ट कर दो। और ट्रस्ट मी, एमसीएस के पेपर में टाइम मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वरना हो गया ये कि आपके सामने बुक ओपन होगा, वो बुक में आंसर भी किधर है आपने मार्क करके रखा होगा, बट आप वो आंसर लिख नहीं पाओगे आपके पेपर में जस्ट बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होगा। तो इमेजिन करो कि कितना डिफिकल्ट होगा वो सिचुएशन। इसलिए पहले से ही आप टाइम का बाइफरकेशन करके रखो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अब हम आते हैं 4th पॉइंट पे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि एग्जैक्टली हम एग्जाम में कितने पेजेस का आंसर लिखे, मतलब जो 10 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए कितने पेजेस लिखे, और जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसके लिए कितने पेजेस लिखे। क्योंकि होता क्या है कि केस स्टडी तो मिल जाता है ढूंढने पे, बट वो केस स्टडी होता है 3-4 पेज का। तो अब वहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है एग्जाम हॉल में कि ये केस स्टडी का आंसर तो यहाँ पे 3-4 पेज का दिया है, तो अब मैं इसमें से कितना लिखूँ। तो अब 4th पॉइंट में मैं आपको वही बताता हूँ कि जनरली कितना आपको लिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछा है सिर्फ उसी का आंसर आपको लिखना है। हो सकता है वो केस स्टडी मॉड्यूल में 3-4 पेज का हो, 2 पेज का हो, कितने भी पेज का हो, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिखना है। एग्जैक्टली कितना पेज लिखना है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको एक जनरल रूल बताता हूँ जो मैंने खुद ने भी फॉलो किया था। तो जो आपका 6 मार्क्स वाला केस स्टडी होगा उसमें आपको मैक्सिमम 1 to 1.5 पेजेस लिखना है, क्योंकि वो 6 मार्क्स के लिए उतना मोर देन इनफ है। और जो 10 मार्क्स वाला केस स्टडी होगा उसमें आपको मैक्सिमम 1.5 to 2 पेजेस लिखना है, क्योंकि वो 10 मार्क्स के लिए है। ये एक जनरल रूल है, बट हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ही इतना बड़ा हो कि 1-2 पेज ऊपर नीचे हो जाए, तो ये आप लिख सकते हो। बट ऐसे जनरल रूल 1 to 1.5 पेजेस फॉर 6 मार्क्स एंड फॉर 10 मार्क्स 1.5 to 2 पेजेस, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मत लिखो। अब एग्ज़ाम हॉल में ऐसा कन्फ्यूजन ना हो कि मेरे को कितना लिखना चाहिए एग्जैक्टली, ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप एक स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो, जो ये वीडियो का 5th पॉइंट है। इसमें आप क्या करो कि जब भी आप लेक्चर्स देख रहे हो या फिर जब भी आप केसेस गो थ्रू कर रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसी टाइम पे आप मार्किंग कर लो। सपोज यही सेम केस अगर एग्जाम में आता है तो मैं कितना लिखूंगा, मतलब लेक्चर के साथ साथ या जब भी आप गो थ्रू कर रहे हो तभी के तभी मार्किंग करो, ये अज्यूम करके कि यही अगर केस एग्जाम में आएगा तो एग्जैक्टली मुझे कितना लिखना है वो मार्किंग करके रखो। अगर आप पहले से ही मार्किंग करके रखोगे आपके मॉड्यूल में तो आपका एग्जाम में बहुत टाइम बच जाएगा। फिर आपका टास्क एक ही होगा कि आपको ढूंढना है कि वो केस कौन से पार्ट में या फिर कौन से पेज पे है, और जैसे ही आपको वो पेज मिलता है आपको बस वहाँ से उठा के आपके आंसर पेपर में लिखना है। तो पहले से मार्किंग करके रखो आपका टाइम बचाने के लिए। अब हम आते हैं 6th पॉइंट पे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सपोज हमको आंसर मिल गया मॉड्यूल में कहाँ पे है, मतलब हमने केस स्टडी पढ़ा क्वेश्चन पेपर में से, उसका आंसर भी हमको अभी मिल गया फाइनली मॉड्यूल में, तो क्या हम वो सेम टेक्स्ट जो हमने मार्क किया है वो सेम टेक्स्ट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दे हमारे आंसर पेपर में। तो ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं जिसके वजह से उनको ओपन बुक में मार्क्स नहीं मिलते। ये गलती आप मत करना, वरना आपको 1-2 मार्क दे के एग्जामिनर छोड़ देगा।
यहाँ पे मैंने खुद ने प्रैक्टिकली एक आंसर शीट देखा है जो एक स्टूडेंट ने मंगवाया था ICSI से। तो उसमें बेसिकली केस ये था कि स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस था कि वो पास तो हो जाएगा इजीली MCS में, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन था एग्जाम्शन का, बट जब उसका रिजल्ट आया तो उसको पता चला कि 30 से भी कम मिले। तो उसने पेपर मंगवाया था और वो काफ़ी डिप्रेस था। तो मैंने पेपर देखा, तब मैंने देखा कि आंसर उसने सभी के सभी जो पूछे वो ही लिखे थे, बट उसने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लिया। मतलब जो आपने मार्किंग की आपके मॉड्यूल में, सिर्फ एज इट इज़ आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको नहीं मिलेंगे ज़्यादा मार्क्स। और वो सेम मिस्टेक वो स्टूडेंट ने की थी, उसको सारे आंसर मिल गए थे। उसने पूरे एज इट इज़ जो केस था वो उसका नाम भी लिखा था, बट गलती ये की थी कि कॉपी पेस्ट किया था सेम विदाउट चेंजिंग एनी लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सारे आंसर्स का स्टार्टिंग और एंडिंग आपके खुद के लैंग्वेज में ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट मतलब ऐसा कुछ लीगली आपको नहीं लिखना है, मतलब जो लैंग्वेज है उसको चेंज करना है स्टार्टिंग में और एंडिंग में, और बीच का जो कंटेंट है वो आप मॉड्यूल से ले सकते हो। वरना आप खुद सोचो, अगर सिर्फ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना होता तो हर स्टूडेंट को इसमें एग्जाम्शन आ जाता, बट इतना ईजी भी नहीं है। आपको स्टार्टिंग और एंडिंग का लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर कोई आंसर में सपोज ऐसे 5 पॉइंट है तो वो 5 पॉइंट एज इट इज़ मत कॉपी पेस्ट करो, उसमें एक आध पॉइंट आप खुद का भी ऐड कर सकते हो, या फिर पॉइंट का स्टार्टिंग और पॉइंट का एंडिंग का लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। अगर रैंडमली कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, इतना आसान नहीं है। अब हम आते हैं 7th पॉइंट पे, जो है मास्टर इंडेक्स। आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा क्योंकि आपने लेक्चर्स लिए होंगे अलग अलग प्रोफेसर्स के, तो उन्होंने आपको प्रोवाइड किया होगा मास्टर इंडेक्स। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया या फिर उनको कोचिंग से मास्टर इंडेक्स नहीं मिला है। तो मास्टर इंडेक्स में बेसिकली क्या होता है, एक समरी होता है। मतलब अभी सपोज आपके एग्जाम में कोई केस आया, तो अभी आपके मॉड्यूल में तो बहुत सारे केसेस है, 300-400 केसेस है, उससे भी ज़्यादा है आई थिंक। तो इतने सारे केसेस में आप प्रैक्टिकली एक एक पेज स्क्रॉल नहीं कर सकते राइट एग्जाम हॉल में। मतलब सपोज एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, केस स्टडी आया है जिसका आंसर आपको मॉड्यूल में ढूंढना है, तो ऑब्वियसली इतने बड़े मॉड्यूल में आप एक एक पेज गो थ्रू करके वो नहीं ढूंढ सकते। तो मास्टर इंडेक्स में बेसिकली क्या होता है कि जो 8 कैटेगरीज है, अगर आप आपका MCS का मॉड्यूल देखोगे तो आप जो सारे केस लॉस है वो 8 कॉर्पोरेट लॉस में डिवाइडेड है। तो मास्टर इंडेक्स में वो हर एक कॉर्पोरेट लॉ के सेक्शन का एक अलग से इंडेक्स होता है और उसमें बाइफरकेशन होता है, एक केस का समरी होता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तभी आप समझ पाओगे कि कैसे आप इफेक्टिवली मास्टर इंडेक्स को यूज़ कर सकते हो। और ये जो मास्टर इंडेक्स मैंने अपने टाइम यूज़ किया था वो एक CS के ही प्रोफेसर है आदिति पंत, उन्होंने बनाया था। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने उनके लेक्चर्स परचेज नहीं किए थे। यूट्यूब पे मुझे उनका मास्टर इंडेक्स वाला वीडियो मिला था, वो मास्टर इंडेक्स मैंने यूज़ किया था। आप किसी का भी मास्टर इंडेक्स यूज़ कर सकते हो, अगर आपने लेक्चर्स लिए तो आपको मिला होगा मास्टर इंडेक्स, तो आप वो यूज़ कर लेना। और अगर आपके पास नहीं है मास्टर इंडेक्स तो आप कहीं से भी ले सकते हो, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इसमें एग्जांपल के लिए मैं उन्हीं का मास्टर इंडेक्स बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली वो मास्टर इंडेक्स यूज़ किया था और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था वो मास्टर इंडेक्स यूज़ करके अच्छे मार्क्स स्कोर करने में MCS में। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो मैंने मास्टर इंडेक्स रेफ़र किया था वो ओपन किया है। ये मेरे अटैम्प्ट वाला है, ऑब्वियसली जो आप अगर इनका रेफ़र करोगे तो वो नया होगा। ये मेरे अटैम्प्ट वाला मैंने ओपन किया है मास्टर इंडेक्स। तो इसमें मैं आपको एक क्विकली एक समरी बता देता हूँ कि क्या होता है। तो इसमें पहले तो जो 8 अलग अलग सेक्शन है, जैसे ये आपका MCS का मॉड्यूल है वो डिवाइडेड है 8 अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग कॉर्पोरेट लॉस के रिलेटेड इसमें केस है, तो वो अलग अलग सेक्शन में ये मास्टर इंडेक्स डिवाइडेड होता है। सेकंड थिंग, इसमें अलग अलग 4 कॉलम है। पहला है कीवर्ड, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कॉलम्स यूज़ होंगे। पहला है कीवर्ड, फिर केस स्टडी का नाम, फिर सब्जेक्ट मैटर, मतलब इसमें पूरा 2-3 लाइन में पूरा समरी है केस का, और फिर पेज नंबर मॉड्यूल का। तो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे आपको ये यूज़ करना है। मैं वापस अपना मेरे ही अटैम्प्ट वाला क्वेश्चन पेपर ओपन कर रहा हूँ। ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है, यही पेपर मैंने सॉल्व किया था। तो इसमें ये पहला ही केस स्टडी है जो 6 मार्क्स के 10 केसेस होते हैं, उसमें ये फर्स्ट वन है। मैंने ये केस अभी रीड कर लिया है, आप वापस रीड कर सकते हो, मैं समरी बताता हूँ वरना लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत। तो इसमें बेसिकली केस ये है कि ये जो ABC लिमिटेड है वो पार्ट है ABC ग्रुप का, और ये ABC ग्रुप जो है अब इसको ABC लिमिटेड को डीमर्ज करना है फ्रॉम ABC ग्रुप। बट ये जो ABC लिमिटेड है उसके ऊपर एक केस पेंडिंग है US का, FDA का। तो ये केस पेंडिंग है, और अभी हुआ क्या है कि ये लोग ने ये स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग फाइल किया है NCLT में, बट NCLT ने रिजेक्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट कि जो डीमर्जिंग कंपनी है उसके अगेंस्ट एक केस पेंडिंग है, इसके वजह से ये स्कीम आगे नहीं जा सकता है।
तो अभी इन्होंने यहाँ पे हमको पूछा है कि इज़ द ग्राउंड ऑफ द रिजेक्शन बाय एनसीएलटी जस्टिफाइड, तो इसका आपको आंसर ढूंढना है। तो अभी इसमें आपको पढ़ के आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कीवर्ड क्या है। कीवर्ड है इसका मर्जर एंड अमालगमेशन, ये केस है मर्जर एंड अमालगमेशन के रिलेटेड, राइट। तो आपको तुरंत जाना है ये मास्टर इंडेक्स में, यहाँ पे कीवर्ड सेक्शन में आपको ढूंढना है मर्जर एंड अमालगमेशन। तो ऑब्वियसली एक केस तो होगा नहीं मर्जर एंड अमालगमेशन का, 8, 10, 12 केसेस होंगे। तो आपको जो दूसरे कीवर्ड है उसका तुरंत इग्नोर करना है, मतलब आप क्विकली जो जहाँ पे भी आपको कीवर्ड में मर्जर अमलगमेशन दिखता है वो आप चेक करो। तो मुझे तो ऑलरेडी पता है कि ये कहाँ पे है, तो मैं डायरेक्टली स्क्रॉल करता हूँ, बट जब भी आपका एग्जाम में आएगा तभी आपको खाली ये 3 लाइन रीड करना पड़ेगा कि ये केस हमारा है कि नहीं। तो अभी मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको तुरंत बताता हूँ, ये सारा कीवर्ड आपको रीड ही नहीं करना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि हमारा केस है मर्जर अमलगमेशन के रिलेटेड का। ये देखो लिक्विडेशन वगैरह का आपको पूरा स्किप करना है तुरंत। फिर वापस आते हैं मर्जर एंड अमलगमेशन पे। यहाँ पे ये पेज पे जो थर्ड केस है मर्जर एंड अमलगमेशन, इसमें आप रीड करोगे समरी, तो सेक्शन 230 मर्जर एंड अमलगमेशन इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट वन मर्जिंग कंपनी। तो 2 लाइन से आपको पता चल गया कि ये वाला केस है, यहाँ पे केस का नाम है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4th कॉलम में पेज नंबर मिलेगा। ऑब्वियसली ये अपडेटेड नहीं है क्योंकि ये मेरे टाइम वाला है, तो सीधा जाओ ये पेज नंबर पे, जो मार्किंग आपने किया है वो आपको लिखना है आपके आंसर शीट में। तो इस तरीके से आप ये मास्टर इंडेक्स को यूज़ कर सकते हो। अब जो 8th स्ट्रेटेजी है जो आपको यूज़ करना चाहिए फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन एमसीएस, वो है कि आईसीएसआई का जो सैम्पल केस स्टडी है वो आपको सबका सब केस स्टडी सॉल्व करना चाहिए। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को अब तक पता नहीं है कि आईसीएसआई ने एक सैम्पल केस स्टडी निकाला है, और हर टाइम आईसीएसआई उसको अमेंड भी करता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक टाइम सैम्पल केस स्टडी डाल के छोड़ दिया, वो अमेंड भी होता है। बट कितने सारे स्टूडेंट्स में अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने खुद एक सैम्पल केस स्टडी डाला है, उसमें उन्होंने केस स्टडी के साथ उसका आंसर भी दिया है। तो आपको ये केस स्टडी को, ये जो सैम्पल केस स्टडी है उसको पूरा गो थ्रू करना है, हर एक केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी में से आ सकता है, क्योंकि ये कोई प्रोफेसर ने या मैंने नहीं बनाया है, ये आपके इंस्टीट्यूट ने ही बनाया है जो आपका पेपर सेट करेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसी में से एज इट इज़ केस स्टडी आ सकता है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कहाँ पे से आपको ये मिलेगा, जो सैम्पल केस स्टडी है उसका PDF। तो ये मैंने यहाँ पे आईसीएसआई का वेबसाइट ओपन कर लिया है, ये होम पेज है। इसमें आपको जाना है एकेडमिक पोर्टल में, उसके बाद आपको जाना है न्यू सिलेबस में, क्योंकि आपका न्यू सिलेबस है उसमें यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस है। उसमें आपको लास्ट आना है सैम्पल केस स्टडीज़, इसमें जाओगे तो प्रोफेशनल प्रोग्राम, उसके बाद MCS यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कर दो। तो ये खुद आईसीएसआई ने कुछ सैम्पल केस स्टडीज़ दिए हैं, और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये 32 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसमें आप देख लो। अब जो 9th स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जो आईसीएसआई हर अटेम्प्ट में एडिशनल केसेस का एक सप्लीमेंट इश्यू करता है, वो आपको ध्यान से सॉल्व करना है। मतलब ये सप्लीमेंट बेसिकली क्या होता है कि हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ केस ऐड होते हैं, कुछ डिलीट होता है, या फिर कुछ केसेस में कुछ चेंजेस होते हैं, करेक्शन होते हैं बेसिकली। तो ये सप्लीमेंट हर अटेम्प्ट के लिए आईसीएसआई अपने वेबसाइट पे अपलोड करता है, और ये सप्लीमेंट में जो न्यू केसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप लॉजिक से सोच के देखो, ये न्यू केसेस आए स्पेसिफिकली फॉर दिस अटेम्प्ट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसी में से 1-2 केसेस आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको ये जो एडिशनल केसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है। मैं आपको बताता हूँ कि किधर आपको ये सप्लीमेंट केसेस मिलेंगे, आप सिमिलरली उसको डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपका रिलेवेंट अटेम्प्ट है उसके लिए। और जैसे दूसरे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम याद करते हैं, उसमें कैसे हम अमेंडमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हमको पता है उसमें से आने का चांसेस है, ठीक उसी तरह आपको यही स्ट्रेटेजी एमसीएस में यूज़ करना है। एमसीएस में भी वो अमेंडमेंट यही सप्लीमेंट है, क्योंकि एमसीएस कोई अलग से एक्ट नहीं है दूसरे सब्जेक्ट के तरह, तो इसमें वो सप्लीमेंट ही है जो अमेंडमेंट कवर करता है। तो इसीलिए आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। तो ये मैंने यहाँ पे आईसीएसआई का वेबसाइट ओपन कर लिया है, इसमें आपको जाना है एकेडमिक पोर्टल में। एकेडमिक पोर्टल में आपको न्यू सिलेबस में जाना है, फर्स्ट ऑप्शन, इसमें आपको जाना है सप्लीमेंट्स पे यहाँ पे। तो अभी मैं जून 2022 पे क्लिक करता हूँ, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स का सप्लीमेंट है। हम क्योंकि अभी एमसीएस की बात कर रहे हैं तो आपको जाना है एमसीएस में, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़। तो उसमें आप देखोगे ये 62 पेजेस का सप्लीमेंट है जो आईसीएसआई ने इश्यू किया है स्पेसिफिकली फॉर दिस अटेम्प्ट। और आई एम वेरी श्योर कि कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें से केस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ये स्पेसिफिकली इस अटेम्प्ट के लिए ऐड हुआ है, ये न्यू एडिशन है। जो ऑलरेडी केसेस है वो तो आपने ऑब्वियसली पढ़े ही होंगे, बट इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये सप्लीमेंट को आप पूरा डाउनलोड कर लो, इसका प्रिंट आउट ले लो, इसको आपको साथ में लेके जाना है एग्जाम हॉल में भी, और इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान लगा के पढ़ना क्योंकि ये स्पेसिफिकली अभी इस अटेम्प्ट के लिए ऐड हुआ है।
अब जो 10th स्ट्रेटेजी है वो है यूजिंग ICSI गाइडलाइन आंसर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज तक नहीं पता कि इंस्टीट्यूट हमारा ICSI गाइडलाइंस आंसर इश्यू करता है फॉर एवरी अटेम्प्ट। गाइडलाइंस आंसर हर सब्जेक्ट के लिए इश्यू होते हैं। बेसिकली आप इससे पता कर सकते हो कि ICSI का या फिर एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन क्या है आपके आंसर पेपर में। तो इसको अगर आप गो थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले अटेम्प्ट में कौन से केसेस आए और उसका आंसर कैसा लिखना है। तो ये मैंने वापस ICSI का वेबसाइट ओपन कर लिया है। अब गाइडलाइन आंसर्स के लिए आपको जाना है एकेडमिक पोर्टल में। एकेडमिक पोर्टल में जाके आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें आपको सेकंड रो में थर्ड गाइडलाइन आंसर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें देखो आपको 2015 से अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके आंसर्स मिल जाएंगे। इतने सारे रिसोर्सेस हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए पब्लिश किए हैं। अगर MCS की बात करूँ तो यहाँ पे ही मैंने आपको 3 रिसोर्सेस बताए। सबसे पहले सैम्पल केस स्टडी, फिर एडिशनल सप्लीमेंट और उसके बाद गाइडलाइन आंसर। ये 3 के 3 रिसोर्सेस आपको फ्री में मिलता है हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से, जो खुद पेपर सेट करने वाला है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता। अगर आपको भी ये नहीं पता था और ये वीडियो के थ्रू पता चला है तो ये वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपने यहाँ पे मुझे अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो। अब जो 11th पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वीडियो का, और सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स का होता है कि हम एग्जैक्टली एग्जाम में कौन से बुक्स लेके जाए। तो आप टेंशन मत लो। अब मैं आगे जो आपको बता रहा हूँ एक समरी में आपको बताऊंगा, सिर्फ उतना आप आपके साथ एग्जाम में कैरी करके लेके जाओ, आपका काम हो जाएगा। बट ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कहीं पे नोटिंग कर लेना, और वो सारी चीज़ें आप एग्जाम में सही से लेके जाना। तो जैसा अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक समरी बताया है कि जो आपको एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है MCS के एग्ज़ाम के दिन। तो सबसे पहले MCS का मॉड्यूल जो एकदम बेसिक चीज़ है, क्योंकि आपका जो पार्ट 2 में 10 केसेस आएंगे 6 मार्क्स वाले, वो मॉड्यूल में से ही आएंगे। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट बेसिक थिंग MCS का मॉड्यूल। उसके बाद CS प्रोफेशनल के दूसरे 6 मॉड्यूल्स लेके जाना है। कौन से लेके जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद सिमिलरली CS एग्जीक्यूटिव के भी आपको 2 मॉड्यूल लेके जाना है। कौन से तो वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो पहले हम देखते हैं CS प्रोफेशनल के कौन से मॉड्यूल लेके जाना है और मैं आपको उसका लॉजिक भी बताता हूँ। गवर्नेंस का आपको सबसे पहले लेके जाना है, क्योंकि आपके MCS के मॉड्यूल में एक पूरा सेक्शन है गवर्नेंस इश्यूज़ का। तो उसमें हो सकता है कि वो कुछ गवर्नेंस के मॉड्यूल में से केसेस डाले। ड्राफ्टिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ड्राफ्ट है आपके ड्राफ्टिंग के मॉड्यूल में जो सब्जेक्ट मैटर जिसका रिलेटेड है MCS के केस स्टडी से। तो हो सकता है कि ड्राफ्टिंग में से भी आपको कुछ आ सके, तो ड्राफ्टिंग का मॉड्यूल भी आपको रखना चाहिए। CRI आपको लेके जाना है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी का एक पूरा सेक्शन है MCS के मॉड्यूल में। सिमिलरली RCD में भी बहुत सारे केसेस हैं जो आ सकते हैं। तो फॉर सेफ्टी पर्पस आप RCD का मॉड्यूल भी लेके जाओ। कॉर्पोरेट फंडिंग आपको इसके लिए लेके जाना है, क्योंकि उसमें SEBI LODR रेगुलेशन है, और आपके MCS के मॉड्यूल में एक पूरा सेक्शन है सिक्योरिटीज लॉ का। और लास्ट IBC ओपन बुक का जो इलेक्टिव पेपर का जो मॉड्यूल है वो भी लेके जाना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इसमें अगर आप देख सकते हो पार्ट नंबर 4 इंसॉल्वेंसी लॉ का है। तो हो सकता है कि एज इट इज़ यही वाले ओपन बुक में भी जो केसेस है वो एज इट इज़ आपको MCS में पूछ ले, तो इसलिए आप IBC का भी लेके जाओ। तो ये थे प्रोफेशनल के मॉड्यूल्स जो आपको लेके जाना है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव के कौन से लेके जाना है वो मैं बताता हूँ लॉजिक के साथ। इसमें पहला है सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। लॉजिक अगेन वही है कि SEBI का केसेस है आपके MCS में। और फिर सेकंड इंटरेस्टिंग है FM एंड SM। तो FM का आई एम नॉट श्योर वेदर कुछ आ सकता है कि नहीं, बट SM इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट नंबर 6 जो 6th डिवीजन है आपके MCS के मॉड्यूल का, उसमें बिजनेस स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे आपको SM का मॉड्यूल काम आएगा। अगर कुछ भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रिलेटेड आता है वो वाले सेक्शन में से, तो आप SM का मॉड्यूल रेफर कर सकते हो। इसके लिए आप SM का मॉड्यूल भी रखो एग्जीक्यूटिव का। और उसके बाद आपको रखना है कॉर्पोरेट लॉस बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट का मतलब पूरा का पूरा लॉ का टेक्स्ट एज इट इज अलॉन्ग विथ ऑल द रेलेवेंट रूल्स एंड शेड्यूल। तो ये बेयर एक्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सा बेयर एक्ट रेफर किया था। जैसे अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वाला बेयर एक्ट मैंने मेरे अटेम्प्ट के टाइम रेफर किया था। तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें कवर्ड है, जैसे कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स इसके अंदर कवर्ड है। रूल्स के साथ साथ जो भी सर्कुलर नोटिफिकेशन है वो सारे कवर्ड है।
SS1 to SS4 मतलब सभी के सभी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी इसमें कवर्ड है। इसके अलावा आप पूरा लिस्ट देख सकते हो कि क्या क्या इसमें कवर्ड है। इसके साथ साथ अभी आप वॉल्यूम 2 देखो। सो बेसिकली ये 2 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, बट जब आप इसको परचेस करोगे तो अलग से नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार आप जब पे करोगे तभी आपको दोनों बुक मिलेगा। और इसमें आप देख सकते हो कि सेबी एक्ट 1992 है, ICDR है, LODR है, फिर इसके साथ साथ इंसॉल्वेंसी एक्ट भी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको पता होगा कि IBC एक इलेक्टिव पेपर भी है आपका। अगर आपने कोई और सब्जेक्ट लिया है इलेक्टिव में तो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स ने IBC लिया है तो ये वाले जो बुक है इसमें IBC भी बाय डिफ़ॉल्ट कवर हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। बट इसमें ध्यान रखना कि जो बुक का फोटो आप देख रहे हो ये मेरे टाइम वाला है। ये 40th एडिशन है जो अगस्त 2019 में पब्लिश हुआ था। इसका हर 6th मंथ पे या हर 1 ईयर पे नया एडिशन आता है। तो लेटेस्ट एडिशन भी है जो मैं आपको बताता हूँ रेफरेंस के लिए। आप खरीदोगे तो ऑब्वियसली नया वाला खरीदना, क्योंकि ये तो पुराना वाला है। आपको ये मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। अगर आपको कोई स्टोर से लेना है आप ले सकते हो। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने आपको रेफरेंस के लिए ये बताया है। तो जैसा अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो ये है सबसे लेटेस्ट वर्जन यही बुक का। वॉल्यूम 1 और 2 दोनों इसमें है। और डेट यहाँ पे आप देख सकते हो 13 जनवरी 2022। अभी चल रहा है मई मंथ और ये 13 जनवरी का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक आपको सही समरी मिल जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या है। तो मैं शॉर्ट में आपको रीड करके बता देता हूँ कि इसमें कंपनीज एक्ट है विद 60+ रूल्स, मतलब सारे के सारे ऑलमोस्ट रूल है। इसमें LLP एक्ट है, सेबी एक्ट है, फिर ICDR रेगुलेशन, LODR रेगुलेशन, SCRA एक्ट भी है, डिपॉजिटरीज एक्ट भी है। इसके साथ साथ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये बुक में वो यही है कि इसमें IBC कोड भी कवर्ड है। क्योंकि अगर आप ये ले लोगे तो आपको IBC के लिए अलग से बैरक नहीं खरीदना पड़ेगा, एक ही बार में आपका वो भी आ जाएगा। फिर इसमें FEMA FCRA भी कवर्ड है, कॉम्पिटिशन एक्ट भी कवर्ड है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपके MCS में भी FEMA एक्ट भी है और कॉम्पिटिशन एक्ट भी है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको ये सिर्फ कॉर्पोरेट लॉस में हेल्प करेगा, इसमें आपको FEMA, इसके साथ साथ कॉम्पिटिशन एक्ट, हर जगह पे आपको ये बैरक हेल्प करेगा। उसके बाद क्या आता है कि मास्टर इंडेक्स में आपको ऑलरेडी ये वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है। वो मास्टर इंडेक्स आपको लेके जाना है। सिमिलरली MCS का सैम्पल केस स्टडीज़ ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये वीडियो में। तो ये सैम्पल केस स्टडीज़ भी आपको लेके जाना है। और फिर आपको लेके जाना है एडिशनल न्यू केसेस सप्लीमेंट इश्यूड बाय ICSI। मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले ही बताया है कि ये आपको कहाँ से मिलेगा। उसके बाद आप लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिक्शनरी। अब आप सोचोगे कि डिक्शनरी की क्या ज़रूरत है हमको, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि ये लोग एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लेते हैं जिसका सिंपल मीनिंग आपको नहीं पता है। तो मैं खुद के अटैम्प्ट का वापस से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं अपने अटैम्प्ट का पेपर ओपन करता हूँ। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पेपर है वो मेरे ही अटैम्प्ट का है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के रिलेटेड एक केस आया था, तो ये वही केस है। इसमें आप C वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी दी पॉलिसी मेजर्स एंड रिकमेंडेशन टू प्रोवाइड इम्पेटस टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री दैट वुड काउंटर द इम्पेंडिंग थ्रेट। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इम्पेटस का मतलब मुझे नहीं पता था एग्जाम हॉल में। मैंने सिंपली डिक्शनरी ओपन किया, इम्पेटस का मतलब सर्च किया और सिंपल लैंग्वेज में मुझे पता चल गया कि इसका मतलब है बूस्ट। मतलब ये पूछना ये चाहता है, ये क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू यू कि क्या क्या मेजर्स और रिकमेंडेशंस हो सकते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिले। इतना इजी क्वेश्चन है बट वर्ड यहाँ पे हार्ड यूज़ किया हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके टाइम पे भी आए और आपके अटेम्प्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन आए और आपको उसका मतलब ना समझे, तो विच इज़ वेरी नॉर्मल। हर किसी को सब कुछ नहीं आ सकता है। तो इसके लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि डिक्शनरी भी आप साथ में रखो, क्योंकि एक बुक एक्स्ट्रा कैरी करने में कुछ जाएगा नहीं, बट ऐसा कोई आ जाएगा क्वेश्चन तो आपको यूज़फुल हो जाएगा डिक्शनरी। और मैंने आपको खुद का एग्जांपल बता दिया कि मुझे खुद को रेफ़र करना पड़ा था डिक्शनरी। तो इसके लिए आप कोई भी डिक्शनरी रेफ़र कर सकते हो, वो आपके साथ एक कैरी करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कैरी करनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पे नोट करके रख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं फाइनल और लास्ट 12th पॉइंट पे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम कैसे करें। मतलब जनरली क्या होता है कि पहले सब पढ़ के हो जाता है लोगों का, बट एग्ज़ाम के एक दिन पहले टाइम इतना कम होता है, तो वो जो भी आपके पास 10-12 आवर्स है उसमें आप पूरा MCS कैसे रिवाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली क्योंकि 500 पेज का अप्रॉक्सीमेटली मॉड्यूल है, तो उतना हर एक केस गो थ्रू करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं आपके साथ वही स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ जो मैंने खुद यूज़ किया था। एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने मैराथन लेक्चर देखा था। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे मैराथन लेक्चर मिल जाएंगे। जो भी सर जो भी प्रोफेसर आपको पसंद है उसका मैराथन लेक्चर देख लो। अप्रॉक्सीमेटली ये मैराथन लेक्चर 5-7 आवर्स का होगा, उससे ज़्यादा जनरली नहीं होता है। और इसमें भी अगर आप 1.75 के स्पीड पर देखोगे तो ईजिली आपका ये
3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास 10-12 आवर्स रहते हैं, उसमें से आप 3-3.5 घंटे साइड में अलोकेट करके पूरा मैराथन लेक्चर देख लो। ये मैराथन लेक्चर से फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम के एक ही दिन पहले आपके जितने भी केसेस है वो पूरा रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर आप एक एक केस खुद जाके देख रहे हो तो पॉसिबल नहीं है 8-10 आवर्स में कंप्लीट करना। बट सेम थिंग अगर आप मैराथन देखोगे 5-7 घंटे का, तो उसमें सारे केस जो भी जिनका भी आप मैराथन देखोगे वो सर उसमें सारे केसेस कवर कर लेंगे। मैराथन के साथ साथ आपको एग्जाम के एक दिन पहले और 4 चीज़ गो थ्रू करना है। सबसे पहले तो आपने मैराथन देख लिया, उसके बाद आपका जो गाइडलाइन आंसर है पिछले अटेम्प्ट का उसको गो थ्रू करो, फिर सैम्पल केसेस आप गो थ्रू करो, जो एडिशनल सप्लीमेंट है आईसीएसआई का उसको गो थ्रू करो, और उसके बाद फाइनली जो मास्टर इंडेक्स है उसको एक बार सही से देख लो। इतना अगर आप करके जाओगे एग्जाम के एक दिन पहले तो मोर देन सफिशियंट है, और मैराथन से ही आपका इंश्योर हो जाएगा कि पूरा रिवीजन आपका हो रहा है। तो मैराथन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप एग्जाम के एक दिन पहले देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी सारी स्ट्रेटेजीज जो आपको यूज़ करना चाहिए टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन एमसीएस। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे आपके स्टडी शेड्यूल में और आपके एग्जाम में, तो आप इजीली एग्जाम्शन स्कोर कर पाओगे, और एग्जाम्शन के साथ साथ आपको हेल्प हो जाएगा AIR स्कोर करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी दूसरे सब्जेक्ट्स प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव के लिए ऐसा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बताओ, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन से सब्जेक्ट का या कौन से लेवल के सब्जेक्ट्स का स्ट्रेटेजी चाहिए। मैं उस पर भी अलग अलग वीडियोस बना दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप अब ये वीडियो देखने के बाद आपको जो भी कन्फ्यूजन्स थे ओपन बुक सब्जेक्ट के रिलेटेड वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।